हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दशा सक्सेना और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अ वेरी जनरल टॉपिक दैट इज जेंडर। इस वीडियो से आपके 7th क्लास के एनसीईआरटी के पॉलिटी के 2 चैप्टर्स कवर होंगे। द 4th वन ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स एंड द 5th वन वुमेन कैन चेंज द वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक सोसाइटी में फीमेल और मेल को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, कितना ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस मेंशन्ड है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में चैप्टर स्टार्ट होता है विद 2 एग्जांपल्स, ग्रोइंग अप इन समाओ एंड ग्रोइंग अप इन मध्य प्रदेश। एक उनने बता दिया कि इंडिया में मध्य प्रदेश में कैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, और एक बता दिया ना सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन समाओ में कैसे हो रहे हैं। ठीक है। 1920, according to research reports, Samao society, children did not go to school. They learned many things such as how to take care of children or do household work. 1920 में एक रिसर्च हुई थी, तो वहाँ पे पता चला उस रिपोर्ट से कि वहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो घर पे ही काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि बच्चों का ध्यान रखना, दूसरी तरीके की घर की एक्टिविटीज़ को सीखना, हाउस होल्ड वर्क सीखना। As soon as babies could walk, their mothers or their other adults no longer looked after them. एक बार जब बच्चा चलने लग जाता है प्रॉपरली, तो उसके बाद उनकी मदर या उनके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंडफादर मदर हैं, वो लोग उनके देखभाल नहीं करते, तो कौन करेगा? उन्हें छोड़ देंगे कैसे? तो नहीं। तो जो वहाँ पे उनके जो सिबलिंग्स होंगे, यंग एज 5 year old took this responsibility. बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग। वहाँ पे जो ध्यान रखते हैं वो कौन ध्यान रखता है? अपने यंगर, जो उनके यंगर सिबलिंग्स होते हैं वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and coconut planting coconut. जो समाओ का एक मेन ऑक्यूपेशन है वो है फिशिंग का। तो जैसे ही बच्चे या बॉयज़ बोले हम, तो 9 years के हो जाते हैं, तो फिर वो बाहर की तरफ जा घर से बाहर निकलते हैं और फिशिंग एक्टिविटी सीखते हैं, प्लांटिंग कोकोनट, वो ये सारे काम भी फिर सीखने लगते हैं। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर देयर स्मॉल चिल्ड्रन। उस टाइम पे जो लड़कियां होती हैं वो स्टिल दे आर लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू एरेंट्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर। और जब तक वो टीनेजर हो जाती है तब तक वो ये सारे काम करती हैं। Once they become teenager, they had much more freedom. एक बार टीनेजर वो हो जाए तो उनके पास काफ़ी सारी फ्रीडम आ जाती है। After the age of 14 or so, girls also went on shipping trips. Even लड़कियां भी फिर फिशिंग के लिए जाती हैं after 14 and so. Worked in plantation, learned how to weave baskets. ये काम यहाँ पे ये तो नहीं दिखा रहा कि सिर्फ फिशिंग करना, प्लांटिंग करना, ये बास्केट्स बनाना, ये सारे काम सिर्फ लड़कों के हैं। यहाँ पे कौन कर रहा है? दोनों एक ही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउस वेयर बॉयज वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क, वाइल गर्ल्स हेल्प्ड विद द प्रिपरेशन। इवन जो घर में खाना वाना बन रहा है, कुकिंग की जो चल रही है, उसमें मेन जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? मेल कर रहे हैं, और सिर्फ गर्ल्स जो है वो सिर्फ प्रिपरेशन में हेल्प कर रही है उनके। ये एक एग्जाम्पल देख लिया, हम मध्य प्रदेश का भी देख लेते, फिर कंपेयर करते हैं कि दोनों जगह पे क्या डिफरेंस आ रहा है। ग्रोइंग अप इन मध्य प्रदेश इन 1960 कंडीशन बता रहा है ये। फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स जो है स्कूल सेपरेट हो जाते हैं फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइन वेरी डिफरेंटली। जो गर्ल्स का स्कूल था वो काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? सेंट्रल कोर्टयार्ड थे वहाँ पे गर्ल्स स्कूल में, मतलब उनका जो स्कूल के अंदर ही उनका एक कोर्टयार्ड बना दिया, एक ग्राउंड सा बना दिया कि आप इसमें ही खेलो, जिससे पूरी सेफ्टी रहे, उन लड़कियों के लिए सेफ्टी रहे, आउटर वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं रखा। द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड आवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच्ड टू द स्कूल। उनके तो स्कूल बिल्डिंग में ही होता था कि आप यहाँ खेल लो, एंड जो बॉयज स्कूल है उनको एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड मिल जाता था खेलने के लिए। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। लड़कियों से क्या बोला जाता है कि स्कूल जाओ, स्कूल से तुरंत घर आ जाओ, या ट्यूशन जाओ तो ट्यूशन से तुरंत घर। वो जो स्ट्रीट होती है उनके लिए सिर्फ आने जाने का एक वो होता है, लेकिन लड़कों के लिए क्या होता है? स्टंट कर रहे हैं साइकिल से, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं, वो सारे, वो लोग घर ना जाने से पहले वो 10 जगह और जाएंगे, फिर उसके बाद वो लोग घर जाते हैं। तो यहाँ पे वो बताया गया कि
स्ट्रीट्स जो हैं गर्ल्स के लिए सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप, जो लड़कियां हैं वो हमेशा एक ग्रुप बना के जाती हैं, कभी अकेले नहीं जाती। क्यों? बिकॉज दे आर कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड, या उन्हें लड़के छेड़ देंगे या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए पूरी ग्रुप बना के जाती हैं सारी लड़कियां, अकेले नहीं जाती। वी रियलाइज दैट सोसाइटीज मेक क्लियर डिस्टिंक्शन। ओके, तो हमने देख लिया 2 एग्जाम्पल्स। समाओं में कैसा था कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इक्वली थे, वहाँ पे ये नहीं था कि लड़के कुकिंग नहीं करेंगे या लड़के सिर्फ एजुकेशन लेंगे या बहुत बड़ी बड़ी काम करेंगे, ऐसा नहीं, वहाँ पे दोनों इक्वल काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग स्कूल ही देख रहे हैं कि लड़कियों का मतलब बाहर से कोई कनेक्शन नहीं रहे, वर्ल्ड से नहीं रहे, जिससे उनकी सेफ्टी बनी रहे, तो उनको स्कूल में ही रखा जा रहा है, मतलब स्कूल में ही खिलाया जा रहा है। लड़कों के लिए एक प्लेग्राउंड दे दिया इतना बड़ा कि तुम इसमें खेलो, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। क्लियर डिस्टिंक्शन जो हमारी सोसाइटी में बना जाता है वो काफ़ी ज़्यादा अर्ली एज में ही बना दिया जाता है। छोटी सी उम्र में ही एक बच्चे के माइंड में ये चीज़ डाल दी जाती है कि तुम लड़के हो या तुम लड़की हो, तुम्हें यही काम करना है आगे चल के, तुम अपना ये नहीं कर सकते, तुम लड़की हो कि तुम लड़के का काम करो, तुम ये नहीं करोगे। ये सारी चीज़ें आती हैं, बचपन से दिमाग में डाल देती जाती हैं। गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले, लड़कों को दे देंगे कार और लड़कियों को दे देंगे डॉल। बचपन में हो जाता है कि कार किसके लिए होती है, बॉयज़ के लिए होती है, ठीक है, और डॉल्स किसके लिए होंगी, तो होंगी गर्ल्स के लिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि लड़के हो तुम कार से खेलो, तुम्हें आगे चल के भी यही काम करना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है या तुम्हें कार का शोरूम खोलना है या तुम्हें ऐसी सारी चीज़ें करनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। लड़कियों को क्या बोल रहा जा रहा है कि तुम ऐसे ड्रेस्ड अप रहो, एकदम पूरी ऊपर से लेके नीचे तक पोलाइट बोलो, सॉफ्ट स्पोकन बनो। ये सारी चीज़ें बचपन से सिखाई दी जाती है। किसके थ्रू सिखा रहे हैं, तो डिफरेंट टॉयज़ के थ्रू भी। टॉयज़ बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर, उनका जो फ्यूचर है वो भी अलग होगा, ये टॉयज़ से बता दिया जा रहा है। When they become men and women, if we think about it, this difference is created in the smallest and most everyday things. ये differences बहुत छोटी सी चीज़ में बताई जाता है और डेली लाइफ में बताते हैं। ऐसा कोई मेजर चीज़ तो नहीं करी ना, टॉयज़ तो ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाती है, उससे भी डिस्टिंक्शन आ रहा है, उससे भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। Later in life, this affects the subject we can study or the career we can choose. ये later ये भी अफेक्ट करता है कि हम करियर क्या चूज़ करें, कि हम सब्जेक्ट क्या लें, हम पढ़ाई किस में करें, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। इन मोस्ट सोसाइटीज इंक्लूडिंग आवर ओन, द रोल्स men and women play or the work they do are not valued equally. Men and women do not have the same status. Even जो वर्क कर रहे हैं men और women दोनों कर तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन दोनों के जो काम की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। मेन की काम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है कंपेरेटिव टू वुमेन, वुमेन के काम को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। वैल्यूइंग हाउस वर्क, अब क्या बोल दिया, लड़कियों को डॉल दी, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। उन्हें बोला गया कि तुम हमेशा सॉफ्ट स्पोकन रहोगी, पोलाइट रहोगी, तुम दूसरों का ध्यान रखोगी, ये केयर एक्टिविटीज़, खाना बनाओगी, और लड़कों क्या बोलते हैं, तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हें एकदम स्ट्रॉन्ग बनना है, टफ बनना है, जैसे तुम सोसाइटी को डील कर पाओ, ये सारी चीज़ें बता देते हैं। तो उसमें ये आ गया कि अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हस्बैंड एंड केयर वर्किंग किसकी हो जाती है, एक फैमिली पे विमेन पे आ जाती है, कि उसे घर का काम करना है, लोगों का ध्यान रखना है, कोई बीमार हो रहा है तो उसको भी ध्यान रखो, दवाइयाँ दो, सारी टेक केयर करो, स्पेशली चिल्ड्रन, एल्डरली, सिक मेंबर्स, सबका ध्यान एक कौन पे आ जाता है, पूरा काम एक वुमेन पे आ जाता है। क्यों ये मेल नहीं कर सकते काम, बट हमारी सोसाइटी ऐसी कि ये सारे काम बने ही सिर्फ औरतों के लिए हैं, कि अगर किसी की देखभाल करनी है, कुछ बहुत सॉफ्ट काम है तो वो वुमेन्स करेंगे, वो मेल नहीं करेगा। Yet as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. Even जो औरतें घर में काम कर रही हैं, 24 घंटे काम कर रही है, उसको एज अ वर्क नहीं कंसीडर किया जाता है। उसको बोला जाता है कि ये तो तुम्हारा रोज़ का है, तुम्हें करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। उसको कोई वैल्यू नहीं देते, उसे काम भी नहीं समझते एक तरीके से, बस अगर कोई बाहर जाके काम कर रहा है तो उसे ही काम समझा जाएगा। It is also assumed that this is something that comes naturally to women if
इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड एंड सोसाइटी डीवैल्यूज दिस वर्क। इस काम के लिए तो वुमेन्स पेड भी नहीं होती है, कोई पैसा नहीं मिलता उन्हें, वो तो दिल से कर रही होती है। उन्हें ये है कि मेरी फैमिली है, मुझे इनके लिए करना है, तो वो करती है, उनको उसकी वैल्यू भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यूइंग हाउस वर्क। फिर बात करते हैं हम लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। मेनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। They do a lot of work: sweeping, cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children or the elderly. Most domestic workers are women. Wages are low. Domestic work does not have much value. A domestic worker day can begin early, as in 5, and may end at late 12 at night. Employers often do not show them much respect. अब बात आ रही है कि लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, ये सारा काम कर रहे हैं जो कि मेनली हम अर्बन एरियाज में, टाउन्स में देखते हैं कि एक घर में नहीं है इतना टाइम कि खाना बनाया जाए, साफ सफाई करी जाए, तो एक मेड रख लेते हैं। तो वो मेड भी जनरली मैक्सिमम ऑफ द टाइम एक वुमेन होती है या कोई यंग गर्ल हो, ये होते हैं। ये सारा काम कर रहे हैं सुबह से। कहीं कहीं घर में जो फुल टाइम 24 आवर्स वाली होती हैं, वो सुबह 5 बजे से उनका काम चालू हो रहा होता है और रात में 12 बजे तक वो काम ही कर रहे होते हैं। स्टिल उनको इतनी वेजेस उसके लिए मिलती नहीं जितना वो काम करती हैं। वेजेस नहीं मिल रही, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, उनको वैल्यू नहीं मिल रही उसके काम की, बट उन्हें करना है क्योंकि उन्हें उनकी फैमिली चलानी है, उन्हें सपोर्ट करना है अपनी फैमिली को। In fact, what we commonly term as housework actually involves different tasks. A number of these tasks require heavy physical work. घर में काफ़ी सारे काम होते हैं, मेनली सब फिजिकल वर्क से रिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं वो हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। अर्बन हो, रूरल एरिया हो, कहीं ना कहीं वो जो है मतलब पानी भर के लाती है। मटकों में हम फोटोज़ बहुत देखते हैं कि सर पे से काफ़ी सारी भारी भारी मटकियाँ रख के लाती है, पानी भर के लाती है। ये एक तरीके का फिजिकल वर्क है ना। स्टिल वुमेन को क्या समझा जाता है, ये बहुत नाजुक हैं, ये इतना भारी नहीं उठा पाएंगे। लेकिन वो वुमेन को देखो, रूरल एरियाज़ में देखो या अर्बन एरियाज़ में देखो, काफ़ी हेवी मटके अपने सर पे, अपने हाथ पे रख के लेके आते हैं। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेडलोड्स ऑफ फायरवुड। फायरवुड की जो मतलब लकड़ियाँ हैं वो भी कितनी हैवी होती है, वो अपने कंधे पे रख के लेके आ रही हैं घर पे। फिर वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धो रहे तो हाथ से धो रहे तो हाथ का कितना ज़्यादा जोर लग रहा है उस चीज़ पे। क्लीनिंग कर रहे हैं तो उस पर कितना ज़्यादा स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड्स, तो उसमें बेंड होना पड़ रहा है, कमर पे जोर पड़ रहा है, पैरों पे पड़ रहा है। आपको अपना पूरा शरीर का जोर तो देना ही पड़ेगा उस काम के लिए। Many chores like cooking involve standing for long hours in the front of hot stoves. इतनी गर्मी में भी विमेन जो है इतनी वो गैस के सामने खड़े होके घंटों तक कुकिंग पे लगी रहती है। स्टिल कोई वैल्यू नहीं है। इतना फिजिकल वर्क करी, इतना भारी भारी सामान उठा के लाती है, कोई मतलब नहीं। अगर ये मेल करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, यार उसने काम किया। या वो कुकिंग कर दे उस गैस के आगे खड़े होके, विमेन करेगी इतने टाइम तक, पूरे हमेशा वही करेगी, तो भी उसको इतना नहीं बोला जाता है कि जितना अगर मेल ने 1-2 बार भी कर दिया तो बोला जाएगा। द वर्क वुमेन डू इज फिजिकली डिमांडिंग। अब ये सारा काम तो फिजिकल डिमांड है, कितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो रही है हमारी। वर्क दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मेन, जबकि बोला जाता है कि जो सारी भारी चीज़ें हैं या कोई फिजिकल रिलेटेड वर्क है तो वो कौन करेगा, मेल करेगा। मेल ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, इफेक्टिवली कर सकता है या बहुत इजीली कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेल को स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। Another aspect of housework and caregiving that we do recognize is that it's every time consuming. In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we found that women spend much more time working. Women spend much more time working than men and have much less time for leisure. जैसे आजकल हो रहा है कि विमेन बाहर भी काम कर रही है और घर पे भी आके खाना बना रही हैं, सारी साफ सफाई कर रही है, सारा काम कर रही हैं। तो जो विमेन का वर्किंग आ रहा है ना वो ज़्यादा है मेल से, लेकिन उसको पे कम मिल रहा है कंपैरेटिव टू मेल। ठीक है, काम ज़्यादा कौन कर रहा है, फीमेल कर रही है। उसके पास लेजर मतलब उसका पर्सनल टाइम उसके पास नहीं है, उसके पास मी टाइम नहीं है। जो हम बोलते हैं हमेशा कि अपने लिए टाइम निकालो,
अपने अपने पे स्पेंड करो, अपना आराम करो, वो उस पर टाइम नहीं है। क्यों, उसे घर का भी देखना है, उसे बाहर भी काम करना है। मेल के पास कम काम होता है, वो मेनली बाहर के काम ज़्यादातर देखते हैं। Women's work and equality. The low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter. It is part of larger system of inequality between. It is a part of larger system of inequality between men and women. ठीक है? It therefore has to deal with through action not just at level of individual, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे या फैमिली पे नहीं, बट गवर्नमेंट को इस पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके वो इतने ज़्यादा ह्यूज लेवल पे एक चेंज ला पाएगी। क्योंकि अब हमारे यहाँ पे माइंड में डिस्क्रिमिनेशन बैठ गया है कि वुमेन को ऐसे ट्रीट करना है या मेल को ऐसे ट्रीट करना है, वो हम मतलब ठान चुके हैं हमें ऐसे ही करना है। जब तक गवर्नमेंट कोई एक्ट वगैरह नहीं लाएगी तब तक ये सारी चीज़ें बदलेंगी नहीं। As we now know, equality is an important principle of our constitution. Equality important principle है हमारे constitution का। The constitution say that being a male or female should not become, ये एक important line है, ये आप किसी भी आंसर राइटिंग में mention कर सकते हैं अपने। Constitution says that being male or female should not become a reason for the discrimination. In reality, inequality between the sexes exist. जेंडर के बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए कि हम मेल फीमेल दोनों को एक लेवल पे रखें, दोनों को इक्वली ट्रीट करें जितना हम कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इंश्योर कर रहा है ऐसा करना। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव। गवर्नमेंट भी देख रही है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी जाके हमारी जो सोसाइटी है वो मेंटली डेवलप हो पाएगी, ग्रो कर पाएगी, राइट। अब किसी भी कंट्री की जीडीपी हमें बढ़ानी है या इकोनॉमी बढ़ानी है, 2 डिजिट तक में लानी, तो क्या सिर्फ अगर मेल वर्क करेगा तो हो पाएगा क्या? इतना ज़्यादा मेल अकेले कंट्रीब्यूट कर पाएगा? नहीं। अगर फीमेल भी इनके साथ वर्क करे, फीमेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाए, तो ये दोनों साथ में मिलके हमारी जीडीपी पे, हमारी इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकती है। गवर्नमेंट को ये चीज़ दिख रही है कि इन दोनों को साथ में लाना या इन दोनों को प्रॉपरली वर्क करवाना कितना ज़रूरी है। It recognizes that burden of childcare and housework falls on women and girls. This naturally has an impact on whether girls can attend the school. अब जैसे बात है कि घर में पेरेंट्स हैं, वो दोनों जा रहे हैं काम पे, ये हम रूरल एरिया के देख लेते हैं। दोनों काम पे जा रहे हैं, अब बच्चे हैं घर पे और एक है बड़ी बेटी, अब वो स्कूल जाने वाली एज की है बट उसको स्कूल नहीं भेजा जा रहा। क्यों? क्योंकि वो घर में बच्चों का ध्यान रख ले। ये चीज़ें आ जाती हैं कि लड़कियों क्या बोलते थे, तुम घर पे रह लो, तुम्हें क्यों स्कूल अटेंड करना है, तुम्हारा भाई है वो पढ़ लेगा, तुम्हें तो वैसे ही पढ़ा, दूसरे घर जाना है, तुम क्यों पढ़ रही हो, रहन दो तुम, ये बोलते हैं हमेशा। द गवर्नमेंट हैज सेटअप आंगनवाड़ी। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया? आंगनवाड़ी सेटअप कर दिया, चाइल्ड केयर सेंटर लगा दिए काफ़ी सारे उसमें। आंगनवाड़ी सेटअप किया गवर्नमेंट ने, चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री, ठीक है। एजुकेशन के लिए हो गया आंगनवाड़ी मतलब बेसिक एजुकेशन देगा या बेसिक नॉलेज देगा, वैसी चीज़ें। चाइल्ड केयर सेंटर बना दिया उनने। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो पास दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 30 वुमेन हैं, एम्प्लॉयड हैं 30 वुमेन से ज़्यादा, 30 वुमेन है उनसे ज़्यादा, तो वहाँ पे क्रच की फैसिलिटी होनी चाहिए। ये हो जाता है कि यहाँ पे आप अपना बच्चा रख दो, मतलब रखो, और फिर वो वहाँ पे जो लोग हैं वो इसकी टेक केयर कर लेंगे जब तक आप अपना काम कर लो, तो अपने बच्चे पे भी फोकस दे पाओगे, इवन अपने काम पे भी। तो ये फैसिलिटी होती है, ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करा। अगर एक किसी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में 30 या 30 से ज़्यादा वुमेन्स एम्प्लॉयड हैं तो। द प्रोविजन ऑफ क्रच हेल्प्स मेनी वुमेन, काफ़ी वुमेन को हेल्प किया टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। अब उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया कि वुमेन अपने घर से बाहर निकले और एक कदम ले अपने लिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। इट ऑल्सो मेक्स पॉसिबल फॉर मेनी गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। इवन काफ़ी सारे लड़कियों के लिए हो गया कि वो स्कूल अटेंड कर सकती है इजीली। ओके, अब हम देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल में मेंशन है क्या ये चीज़ें। तो आर्टिकल 23, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब मैं
forced labor and human trafficking. को प्रोहिबिट करना है। आर्टिकल 23 में मेंशन है कि टू प्रोहिबिट फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्योंकि इस काम में मेनली 70% जो पॉपुलेशन है वो विमेन और चिल्ड्रन ही इन्वॉल्व होते हैं। तो गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया इन आर्टिकल 23 टू प्रोहिबिट फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्योंकि इसमें 70% जो लोग हैं वो मेनली विमेन और चिल्ड्रन है। ओके, नाउ आर्टिकल 39D, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जैसे होता है ना कि मेल और फीमेल अगर एम्प्लॉयड है तो जो मेल का काम होगा, काम दोनों का एक ही होगा, दोनों एक ही काम कर रहे होंगे, लेकिन जो मेल है वो ज़्यादा पैसा ले रहा होगा, उसको ज़्यादा पैसा दिया जा रहा होगा कंपेरेटिव टू फीमेल। तो ये हमारे DPSP में ये आर्टिकल, और इसमें बोल दिया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर मेल और फीमेल हैं तो दोनों का जो पे रेट है वो इक्वल होना चाहिए, किसी को भी ज़्यादा किसी को कम नहीं मिले। ठीक है, आर्टिकल एक और ले लेते हैं, आर्टिकल 243। हमने जब पंचायत के बारे में पढ़ा था, पंचायती राज देखा था, तब उसमें 1/3 सीट क्या थी, रिजर्व थी विमेंस के लिए। तो आर्टिकल 243 के बारे में बात करता है कि हमें 1/3 सीट्स लोकल गवर्नमेंट में रिजर्व रखनी है फॉर विमेन। ये 3 आर्टिकल बता दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 39D में बोल दिया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। 23 में बोल दिया कि फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करो। आर्टिकल 243 में बता दिया कि जो सीट्स हैं लोकल गवर्नमेंट में वो रिजर्व करके रखो 1/3। तो इसमें बता दिया पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में हो गया वुमेन्स का, एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल गई वुमेन्स को, उनको सोसाइटी में भी वो मिल गया, एक स्टेटस मिल गया, एक सेफ्टी मिल गई। ये 3 चीज़ें उन्होंने एक्सपेक्ट्स बता दिए हर तरीके से कि कैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशली सब तरीके से हम प्रोटेक्ट करने का ट्राई करें टू अ वुमेन। ओके, अब ये जो चैप्टर है जेंडर, ये किसी भी एग्जाम में एज सच डायरेक्ट नहीं आएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। ये आप अपने आंसर राइटिंग, अपने ऐसे जो होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में। इसलिए हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि आप कैसे बेसिक को अपने आंसर में यूज़ करें, उसको और अच्छे से लिखें। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ द सेकेंड वन, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। जो घर के बाहर हैं, जो मतलब जॉब भी हमने क्लासीफाई कर रखी है कि ये कुछ पर्टिकुलर जॉब्स है, ये सिर्फ वुमेन करेगी, जैसे नर्सिंग हो गई या टीचर्स हो गए, ये सब चीज़ें पेशेंट। ओके, यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, वुमेन मेक बेटर नर्सेज बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होती है वुमेन, लोगों का केयर बहुत अच्छे से कर सकती है, तो ये नर्स वाला काम बहुत अच्छे से कर पाएंगी, उन पेशेंट्स का ध्यान रख पाएंगी जेंटली। ठीक, दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली। सिमिलरली इट इज बिलीव दैट साइंस रिक्वायर्स अ, एक और चीज़ कि साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड। साइंस में क्या, टेक्निकल माइंड चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा थिंकिंग होनी चाहिए, एकदम अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। एंड गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद अ टेक्निकल थिंग। और जो वुमेन एंड गर्ल्स हैं, दे आर नॉट इवन कैपेबल ऑफ डूइंग सच टेक्निकल थिंग्स। ये उनने वो बना दिया कि स्टीरियोटाइप बना दिया उनने कि ये जो लड़कियां हैं ये कोई टेक्निकल काम नहीं कर पाएंगी, ये सिर्फ ऐसी चीज़ें कर सकती हैं जिसमें दूसरों का ध्यान रखना हो या दूसरों के लिए करना होगा, वो ये अच्छे से कर पाएंगी, लेकिन ऐसे टेक्निकल चीज़ें वो नहीं कर पाएंगी। ये चीज़ बना दी उनने, एक स्टीरियोटाइप हो गया ये चीज़। ठीक है, रूढ़िवादी हम जिसे बोलते हैं। बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन, ओके, in these stereotypes,
Many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers. हमेशा घर में ये बोला जाता है कि अगर लड़की और लड़का है दोनों, तो बोला जाएगा कि लड़की पढ़ के क्या करेगी, उससे तो शादी करके दूसरे घर जाना है, नहीं पढ़ेगी तो भी चलेगा. लेकिन लड़के को फोर्स किया जाता है कि तू पढ़, तू और एजुकेशन अच्छी ले जिससे तू डॉक्टर इंजीनियर बन पाए, तू हाईली पेड हो, तू खूब पैसा लाए, क्योंकि फैमिली के लिए ब्रेड अर्नर तू ही बनेगा, एक लड़की नहीं बनेगी. ये चीज बना दी कि स्टीरियोटाइप बना दिया है उनने. In most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to get married. एक बार लड़की ने स्कूलिंग खत्म करी तो बोल देते हैं कि शादी कर ले, बस हो गया, और इससे ज़्यादा पढ़ के कोई फ़ायदा है ही नहीं. इवन काफ़ी जो पुराने टाइम में बोलते थे अगर लड़की पढ़ी लिखी है ना तो वो घर को बर्बाद करेगी, मतलब घर में लड़ाई होंगी. बल्कि एक अगर हम दूसरे वे में सोचें कि अगर इफ़ अ विमेन इज़ एजुकेटेड तो वो हमारी आगे वाली जो फैमिली के आगे वाली जनरेशन है उनको सबसे ज़्यादा वही एजुकेट कर पाएगी, क्योंकि एक घर में जो सबसे पहले एजुकेशन देती है या कोई चीज़ सिखाती है वो एक माँ होती है. अगर विमेन्स एजुकेटेड होंगी तो आगे वाली सारी जनरेशन्स में एक एजुकेशन का इम्पोर्टेंस दिखेगा, एक एजुकेटेड फैमिली दिखेगी. ओके, दो एक्सपेक्ट्स हो गए कि लोग समझते क्या और होती क्या चीज़ है एक्चुअल में. It is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them. ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों पे ही प्रेशर है कि उन्हें ये काम करना है या उन्हें सिर्फ शादी करनी है या सिर्फ मतलब बच्चों का ध्यान रखना है, खाना बनाना, ये सारी. इवन लड़कों पे भी प्रेशर डाला जाता है कि तू पढ़ाई कर. अगर उसका इंटरेस्ट पेंटिंग में है या कुकिंग स्किल्स में ना, शेफ बनना है उसे, तो उसे बोला जाएगा ये काम तेरा नहीं है, तू डॉक्टर इंजीनियर ये सब बन, ये कुकिंग वुकिंग के काम लड़कियों के होते हैं, तो उसे रहने दे. तो उस पर प्रेशर डाला जाएगा तू ये करियर चूज कर. क्यों? क्योंकि तू लड़का है. उस पर भी डाला जाएगा, उस पर भी प्रेशर डाला जाएगा. उसके ग्रेड्स कमाएंगे तो क्यों, तेरे को पैसा कमाना है आगे, तो ध्यान दे. उसके लोग उसे, उसके घर वाले उसे चिढ़ाए, बोलेंगे कि क्या करेगा, कैसा लड़का है. ओके, तो एक फैमिली प्रेशर लड़कों पे भी रहता है, उन पे भी चीज़ें आती है कि तू लड़का होके क्या कर रहा है, या वो अपने मन की चीज़ें नहीं कर पाते आगे चल के. बॉयज आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग जॉब. यहाँ पे बता दिया कि बॉयज आर प्रेशराइज इन व्हाट सेंस, दैट विल पे अ गुड सैलरी. दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज. अगर वो दूसरे लड़कों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है तो भी उन्हें बोला जाता है कि तू कैसे लड़कियों जैसे घूम रहा है, तू कैसे कर रहा है. ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिससे किसी भी को भी बुरा लगे. इवन हमने 6th क्लास में शायद 2nd चैप्टर में डिस्क्रिमिनेशन में हमने ये चीज़ बोली थी कि जो लड़कियां हैं उनको बोला जाता है कि ये तो रोती हैं, रोतली होती हैं, लेकिन लड़का अगर लग भी जाए ना तो वो रो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि वो लड़का है. मर्द को कभी दर्द नहीं होता वाला टाइप. लेकिन वो गिर गया तो क्या यार, दर्द तो हर किसी को होता है ना, किसी को भी लगेगी, एक रोना तो आता ही है. लेकिन बोला जाएगा तू लड़का है, तू रो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि बस तू लड़का है, इस चक्कर में तो अपने इमोशंस बाहर नहीं निकाल सकता. लड़कियों का काम होता है रोना. ये सारी चीज़ें भी बोली जाती है, तो ये भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ही है. लर्निंग फॉर चेंज. Going to school is an extremely important part of your life. As more and more children enter school, every year we begin to think that it is normal for all children. आज के टाइम में हम सोचते हैं कि कोई मतलब लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं. आज के टाइम में बहुत कॉमन चीज़ है ये. हम लोग को ऐसा वियर्ड नहीं लगता यार ये स्कूल जा रहा है. इट्स अ नॉर्मल थिंग नाउ. Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds. पहले के टाइम पे लेकिन ये था, or not appropriate for some children. But in the past, skill of reading and writing was only known to few. सिर्फ कुछ को पता था पढ़ना और लिखना, सिर्फ कुछ ही जानते थे इस बारे में. Most children learned the work their families and elders did. For girls, the situation was worse. In communities that taught son to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet even. लड़कों को बोला जाता तू पढ़ाई कर, तू ये चीज़ें पढ़, तू ये पढ़, लेकिन लड़कियों की वजह से तू अल्फ़ाबेट भी मत पढ़, उसे अल्फ़ाबेट भी नहीं सिखाया जाएगा. Even in families where skill like poetry, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was seen. यहाँ मतलब पोएट्री वगैरह में जो वुमेन का वो है पार्टिसिपेशन वो दिखता है, बट एज एन जस्ट एज सपोर्टिव. ये वो सपोर्ट करिए, वो मिट्टी को बना रही हैं जिससे वो पॉट बन पाए,
मिनट एग्जाम्पल है यहाँ पे, इन द पोट्री ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ फॉर द पॉट्स, ठीक है। बट जो कि मेन काम है वो व्हील को ऑपरेट करना, भारी सी जो व्हील होती है ना जिससे सब बनता है, वो सब चलाएगा कौन? मेल। क्यों? क्योंकि फिजिकल वर्क है। जबकि हमने पहले देखा कि कितना ज़्यादा वुमेन फिजिकल वर्क कर रही हैं, कितने भारी भारी मटके सामान वो लकड़ियाँ उठा रही हैं। In 19th century, many new ideas about education and learning emerged. Schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. But there was a lot of opposition to educating girls even then. कैसे वो किया जाता, अपोज किया जाता था लड़कियों को स्कूल भेजना एक किसी सोसाइटी या कम्युनिटी में. Yet many women and men made efforts to open schools for girls. Women struggled to learn to read and write. काफ़ी सारे women ने वर्क किया कि वो स्कूल खोले लड़कियों के लिए, उनको पढ़ाएं. एग्जाम्पल के लिए इसमें सावित्री बाई फुले, ज्योतिबाई फुले, इनके बारे में आप देख सकते हैं कि उनने कैसे वर्क किया वुमेन के एजुकेशन के लिए पुणे में. ओके अब हम देख लेते हैं कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है. सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस हो जाता है. जब हम पैदा होते हैं उस बेसिस पे जो डिफरेंस आता है, दैट इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल, फीमेल, मेल, वो सारी चीज़ें होती है बायोलॉजिकली कनेक्टेड होती है, वो होता है सेक्स. और जब जेंडर आता है तो वो हो जाता है जो हमारी सोसाइटी ने डिसाइड किया कि ये लड़की है तो ये काम करेगी, ये आगे ऐसे जिएगी अपनी लाइफ, ये आगे ऐसे रहेगी, इसकी शादी होगी, दूसरे घर में जाएगी या खाना बनाएगी, टेक केयर करेगी बस लोगों का और कुछ नहीं. वही मेल है तो ये काम करेगा. जो सोसाइटी ने डिसाइड कर दिया वो चीज़ आ जाती है जेंडर में. इवन हम कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं, कोई कॉलेज का फॉर्म हो गया या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें सेक्स पूछा जाता है आपसे कि मेल या फीमेल. आपसे जेंडर नहीं पूछेगा, वो हमेशा उसमें सेक्स मेंशन होता है. ठीक है, ये एक मतलब बेसिक डिफरेंस था इन द वर्ड सेक्स एंड जेंडर, जो कि इन दोनों में भी हम लोग हमेशा से पहले एक समझते थे, बट ये दोनों अलग हैं. सेक्स बायोलॉजिकल डिफरेंस आ जाता है, जेंडर जो हमारी सोसाइटी ने डिफ्रेंशिएट कर दिया. ओके दो ना इंडेक्स भी निकलते हैं, एक मिनट बता देती हूँ. एक निकलता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. एक इंडेक्स निकलता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि निकलता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ओके इसमें वो बताता है कि कैसे जो हमारी सोसाइटी है उसमें वुमेन्स और मेल का कैसे मतलब जेंडर गैप कितना ज़्यादा है. इसमें पर्सपेक्टिव वो इंक्लूड जो करता है वो करता है एजुकेशन के लेवल पे, हेल्थ के लेवल पे, इकोनॉमिकली कितने ज़्यादा विमेन इंडिपेंडेंट है, किसी मेल पे डिपेंडेंट नहीं है वो, और हो गए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो ये चार पर्सपेक्टिव से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकलता है, जो कि इकोनॉमिकली कि कितने ज़्यादा फीमेल्स जो हैं इंडिपेंडेंट है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ई मेल, किस पैसे कमाने के लिए एम्प्लॉयमेंट में, या एजुकेशन कितनी ज़्यादा फीमेल्स एजुकेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, हेल्थ के बेसिस पे. फिर आगे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, हमने आर्टिकल देखा भी, आर्टिकल 243 कैसे उसमें सीट्स रिजर्व्ड है लोकल गवर्नमेंट में, 1/3 सीट्स रिजर्व कर रखी है.
तो ये एक जेंडर गैप इंडेक्स आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, और ये सारे 4 एस्पेक्ट्स वो अपने ध्यान में रखती है जब वो निकालती है। तो कौन से? इकोनॉमिकली, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। एक और आता है दैट इज जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ये निकालता है यूनेस्को। जेंडर पैरिटी इंडेक्स आता है, एक हमने देख लिया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, एक आता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो निकालता है यूनेस्को। इसमें यूनेस्को इस इंडेक्स से बताया जाता है कि कितनी ज़्यादा फीमेल एनरोल्ड इन फॉर एक मिनट, हाउ मेनी फीमेल एनरोल्ड फॉर प्राइमरी level of education as compared to men. Female students तो ये क्या बता रहा है जेंडर पैरिटी इंडेक्स? दैट इज फीमेल स्टूडेंट्स दैट इज एनरोल्ड इन प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन एज कंपेयर टू मेल एनरोल्ड। कितना ज़्यादा एक्सेस है एजुकेशन का फीमेल्स के लिए, वो चीज़ें बता रहा है। तो कौन लेके आ रहा है? ये लेके आ रहा है यूनेस्को। 2 इंडेक्स देख लिया हमने, एक देख लिया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और एक देख लिया जेंडर पैरिटी इंडेक्स। अब इसमें कुछ वुमेन्स की वो है स्टोरी बताई गई है कि कैसे उनने जेंडर इक्वालिटी या मतलब उस टाइम पे किताबें पढ़ी या लिखी, उन सब चीज़ों पे कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है रहा सुंदरी देवी। ये यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, दैट इज रहा सुंदरी देवी 1800 to 1890। टाइम देख रहे हो, 1800 का टाइम है ये, कितना पहले का। इवन आज तक तो हमें दिखने को नहीं मिलता है कि इक्वालिटी आई है प्रॉपरली। Who was born in West Bengal some 200 years ago? कितने साल पहले? 200 साल पहले। At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. Her book title Amar Jeevan is the first known autobiography written by an Indian woman. इनने at the age of 60 she wrote आत्मकथा लिखी थी इनने at the age of 60 और she was known, उनकी जो बुक है उसका नाम था अमर जीवन। इस इवन इनको बोला जाता है कि पहली वुमेन थी जिनने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, रिटन बाय इंडियन वुमेन। क्या थी ये कहानी, क्या उनकी लाइफ क्या थी? तो राहा सुंदरी देवी जो है वो एक हाउसवाइफ थी, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड फैमिली में बहू थी वो। जो उनके हस्बैंड थे वो काफ़ी बड़े लैंडलॉर्ड थे, काफ़ी ज़मीन थी उनकी। At that time it was believed that if a woman learned to read and write she would bring bad luck to her husband and become a widow. पहले ये कहते थे कि अगर औरत पढ़ रही है या लिख रही है, उसे पढ़ना आता है, तो वो बैड लक लाएगी घर में और उसके वजह से उसका पति मर जाएगा, वो विडो हो जाएगी। ये बोलते थे काफ़ी टाइम। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद उनने पढ़ना लिखना एकदम सीक्रेटली, किसी को ना पता चले, ऐसे करके उनने पढ़ा लिखा वेल आफ्टर हर मैरिज। आई वुड स्टार्ट, इसमें जो 4-5 लाइन लिखी है जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखी गई है, ये वो वाली लाइन है। I would start working it down and I would still be at it until well beyond midnight. अब मुझे दिन रात जगना पड़े, दिन रात मेहनत करनी पड़े, मैं करूँगी। I had no rest in between, कोई रेस्ट नहीं लूँगी in between. I was only 14 years old at that time. I came to nurture a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. She was just 14 years old at that time and she decided to read and write on her own. और उन्होंने क्या बोला कि मैं इसके बाद religious manuscripts पढ़ूंगी. In those days women were not educated.
मतलब कितना ज़्यादा उस टाइम पे वुमेन्स एजुकेटेड नहीं थी। जब पहले हम लोग देखते थे कि वेद पुराण ये सब सिर्फ मेल्स पढ़ सकते हैं, वुमेन्स नहीं पढ़ सकती। क्यों नहीं पढ़ सकती? क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ इक्वालिटी जैसी कोई चीज़ होती है, या हाँ ऐसी चीज़ भी कुछ मैटर करती है, वुमेन अपने लिए बोल सकती है। ये सब चीज़ें उस टाइम पे पता ही नहीं थी उन्हें, क्योंकि उन्हें अलाउड ही नहीं था वेद पुराण पढ़ना या उसे सुनना। लेकिन काफ़ी टाइम बाद वो स्टार्ट चीज़ हो गई कि वो कम से कम पुराण वेद जो है वो सुन सकती हैं, पढ़ नहीं सकती लेकिन सुन ज़रूर सकती हैं। लेटर आई बिगैन टू रिसेंट माई ओन थाट्स, बाद में उन्हें खुद ही लगा कि यार मैं गलत कर रही हूँ, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, मैं क्यों पढ़ रही हूँ, हमारे यहाँ पे तो औरतें पढ़ती ही नहीं है, मुझे भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पता अगर मेरे चक्कर में मेरा पति मर गया या विडो हो गई मैं। उनको ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे थे। फिर उन्हें आई हैड अ ड्रीम आई वॉज रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भगत, उन्हें ये लगा कि वो चैतन्य भगत की मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ रही हैं, उसका नाम था लाइफ ऑफ सेंट, लाइफ ऑफ अ सेंट। Later in the day as I sat cooking in the kitchen I heard, जब वो खाना बना रही थी अपने किचन में, तब उनने अपने पति की आवाज़ सुनी। वो बोल रहे थे कि मेरी जो चैतन्य भगत की बुक है वो बाहर रखी हुई है, जब मैं बोलूँ तब उसे अंदर ले आना। He left the book there and went away. When the book had been taken inside, I secretly took, जब बुक उनने देखी राव सुंदरी देवी ने, तो उनने उसके पेजेस फाड़ लिए, कुछ पेजेस फाड़ के अपने पास चुपचाप से अपने पास रख लिए, जिससे उनको कोई देखे ना, उनका बेटा ना देख ले, उनके घर पे कोई उन्हें देखे ना उस पेजेस के साथ, वरना लोग क्या सोचेंगे। माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट्स, उसी टाइम पे उनको जो बड़ा बेटा था वो अल्फ़ाबेट पढ़ रहा था, तो उनने क्या किया कि एक पेपर उस अल्फ़ाबेट का भी अपने पास रख लिया। I had one of them as well. At times I went over that trying to match letters from the page with the letters that I remembered. I also tried to match the words with those that I would hear in the course of day. फिर उन्हें मैच करना स्टार्ट किया, जो पढ़ रही हैं या वो जो सुन रही हैं उसको उन्हें याद करना स्टार्ट किया, उसे समझना स्टार्ट किया। With tremendous care and effort and over a long period of time, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद उनने फिर वो अल्फ़ाबेट याद कर लिए। उनने फिर जो है रासुनी देवी ने वॉज एबल टू रीड, उस सब मेहनत के बाद वो शी वॉज एबल टू रीड दी चैतन्य भगत की जो बुक थी द लाइफ ऑफ अ सेंट, उनने वो पढ़ ली। थ्रू हर ओन राइटिंग शी ऑल्सो गिव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइफ। In those days, Raha Sundari Devi wrote about her everyday life experience in details. There were days when she did not have moment rest, no time even to sit down and eat. उस टाइम पे फिर उनने पढ़ ली, उनने इतनी मेहनत की, फिर वो अपनी एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस जो थी वो उसने लिखना स्टार्ट कर दी। उतना ज़्यादा टाइम उस चीज़ को दिया कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो बैठें आराम करें, बैठ के आराम से खा पाएँ, इतना भी टाइम उनके पास नहीं बच रहा था। ये राहा सुंदरी देवी की एक फ़ोटो है, बताया गया जिधर, ठीक है। हमने इससे पहली वाली वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि SDG गोल्स आते हैं, UNDP ने निकाले हैं SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 गोल हैं इसमें। इसमें 17 गोल हैं, ठीक है। तो उसमें जो 2 गोल्स हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड, हम वो देख लेते पहले। SDG 4 एंड SDG 5। SDG 4 बात करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, SDG 5 बात कर रहा है जेंडर इक्वालिटी की। जो 17 SDGs हैं उसमें जो 2 SDG हैं, SDG 4 जो कि बात कर रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड SDG 5 बात कर रहा है जेंडर इक्वालिटी की, कि हमें ये चीज़ें भी अचीव करनी है बाय द ईयर ऑफ 2030। एक और चीज़, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स था उसमें 2022 में मोस्ट प्रॉब्ली, हाँ 2022 में
जब रिपोर्ट आई थी तब बोला गया था कि जो जेंडर इक्वालिटी है ना, (2022) की रिपोर्ट, इसमें बोला गया था जो जेंडर इक्वालिटी है ना वो और अभी 200 साल तक, ईयर में श्योर नहीं हूँ बट हाँ ऐसे ही कि 100-200 साल में भी जाके हम जेंडर इक्वालिटी हम एकदम अच्छे तरीके से एक लेवल पे ला पाएंगे, एक स्टैंडर्ड लेवल पे हम ला पाएंगे। इतने साल अभी भी लगेंगे। उनने ये चीज़ बताई थी उसमें कि अब आप देख लो कि कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पे वो होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर के बेसिस पे, कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी, कितना ज़्यादा इनइक्वली डिफ्रेंशिएट किया जाता है मेल फीमेल में। ओके अब एक और कहानी दी गई है, दैट इज रुकैया सखावत हुसैन, 1880 एंड 1932, उसी टाइम पीरियड की जब राजसुंदरी देवी की 1800 के। And her dreams about Ladyland was born into a, she was also born into a very rich family who owned a lot of land. काफ़ी सारी ज़मीन थी, उस घर में वो पैदा हुई थी। Though she knew how to read and write Urdu, she was stopped from learning Bangla and English. She knew how to read and write Urdu. उन्हें ये अलाउ करते हैं कि तुम उर्दू पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बट उन्हें मना कर दिया गया कि तुम बांग्ला और इंग्लिश नहीं पढ़ोगी। उस टाइम पे ये भी बोलते थे कि अगर इंग्लिश पढ़ ली ना तो English was seen as a language that would expose girls to new ideas which people might were not correct for them. अगर उन्हें इंग्लिश पढ़ ली तो पढ़ी लिखी हो जाएंगी, उन्हें जो है मॉडर्न आइडियाज़, वेस्टर्नाइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में लॉजिक आ जाएगा। अगर ये सब चीज़ें उन्हें पता चल जाएंगी लड़कियों को तो वो तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी उनकी। वो फिर जो हमारे यहाँ पे पारिवारिक फैमिली बॉन्ड रहता है वो चीज़ नहीं बचेगी। ये सारी चीज़ें आने लगेगी। इंग्लिश तो नहीं पढ़ानी है लड़कियों को। Therefore, it was mostly boys who were taught English. सिर्फ लड़कों को था कि इन्हें इंग्लिश पढ़ानी है। रुकैया learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother. Elder brother और elder sister की मदद से इन्हें इंग्लिश और बांग्ला पढ़ना और लिखना सीखा था। She went on to become a writer. She wrote a remarkable story titled Sultana Dream in 1905. राजसुंदरी देवी ने लिखी थी आबर जीवन, तो और इन्हें लिखी है सुल्ताना लैंड ड्रीम इन 1905 विद टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स व्हेन शी वाज merely 25 year old. सिर्फ जब वो 25 साल की तब उनने ये सब चीज़ें सीखी थी। This story imagined a woman called Sultana who reaches a place called Ladyland. उनने एक इमेजिन की थी एक स्टोरी एक वुमेन की जो कि reaches a place called Ladyland. A Ladyland is a place where women had the freedom to study, to work and create inventions like controlling rain from the clouds and flying air cars. अभी चीज़ें आ गई कि उनने बता दिया कि एक वुमेन की उनने स्टोरी बताई, इमेजिन करी कि एक जगह होगी वो लेडीलैंड पे पहुंचती है जहाँ पे क्या होता है वुमेन को ना बहुत सारी फ्रीडम दे देते हैं। वो सोच रही हैं, वो अपना लिख रही हैं, वो इनोवेशन कर रही है। कैसे इनोवेशन कर रही है कि बारिश ना हो, मतलब कंट्रोलिंग रेन फ्रॉम द क्लाउड्स, फ्लाइंग एयर कार्स, इनकी इन्वेंशन कर रहे हो अपने, वो बता रही है कि अपने थॉट्स बता रही है इसमें कि विमेन को उस टाइम पे स्टडी वर्क काम करने तक की फ्रीडम नहीं थी, कितनी ज़्यादा वो रिस्ट्रिक्टेड थी कुछ भी करने के लिए। In this Ladyland, the men had been sent into seclusion. Their aggressive guns are the weapons of war defeated by the brain power of the women. Even जो men के पास जो बहुत ज़्यादा aggressive वो है ना गन वेपन, वो सब डिफीट कर देते किससे? वुमेन की एक थिंकिंग से, वुमेन की लॉजिक या माइंड, उनके इनोवेशन से। As a Sultana travel in Ladyland with sister Sara. लेडीलैंड में किसके साथ गई थी सुल्ताना? विद हर सिस्टर सारा। एक उन्होंने मतलब अपनी कहानी में बताया जो कि इन्होंने इमेजिन करी सब। She awakes to realize that she was only dreaming. As you can see, Ruqayya Sakhawat Hussain was dreaming of flying planes and cars even before girls were being allowed to go to school. कब की बात होगी? पूरा बता रहे हैं कि यार ये तो पूरा ही एकदम बहुत ज़्यादा इमेजिनरी हो गया, क्योंकि उस टाइम पे वो क्या बोल रही है कि औरतें हैं, women will fly the planes, और क्या कर रही हैं वो, या कार्स चला रही हैं। किस टाइम पे? जबकि उस टाइम पे तो लड़कियों को स्कूल तक नहीं भेजा जा रहा था। क्या करो तुम? सिर्फ घर पे खाना बनाओ, घर की साफ सफाई करो, ये काम बोल रहे थे उस टाइम पे। वो ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रही थी।
इवन आज के टाइम में हम देख रहे हैं तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। ट्रेन वगैरह भी फीमेल्स चला रही हैं, फ्लाइट्स फीमेल चला रही हैं, इनोवेशन में या हम लोग किसी भी उसमें देख रहे हैं टेक्निकल वर्क में भी फीमेल्स इंक्लूडेड हैं। आज इतना ज़्यादा अपग्रेडेशन हो गया, आज इतना ज़्यादा उनका डेवलपमेंट हो गया कि वुमेन इस लेवल से आज टॉप लेवल पे आ गई हैं कि पहले वो कुछ नहीं थी और आज वो हर फील्ड में वर्क कर रही हैं, अपने आप को हर चीज़ में शोकेस कर रही हैं। This was in which education and learning had changed Ruqayyah's own life. Ruqayyah did not stop at getting education just for herself. Her education gave her the power not only to dream and write about, also to do more. उनको ये नहीं था कि मुझे ड्रीम ही नहीं करना, मुझे उसके लिए काम भी करना है। उन्हें ये नहीं था कि मैं अकेले एजुकेट हूँ, मैं औरों को भी एजुकेट करूँ, मेरे एजुकेशन का फ़ायदा और लोग भी उठाएं। टू हेल्प अदर गर्ल्स टू गो टू स्कूल, क्या करा उन्होंने काम? हेल्प अदर गर्ल्स टू गो टू स्कूल। In 1910, she started school for girls in Calcutta, and to this day the school is still functioning. आज भी वो स्कूल चल रहा है। कलकत्ता में उन्होंने स्कूल खोला था फॉर गर्ल्स। ये रुकैया शेखावत की फ़ोटो है और ये उनकी उस सुल्ताना ड्रीम की बुक जो इनमें बताई थी कि अपने मतलब उन जो इमेजनरी बताई थी कि वो सुल्ताना इस लेडी लैंड जगह पे गई, वो सारी चीज़ें। अब आगे स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर, येट एज वी विल सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज भी एजुकेशन का जो है वो नंबर ऊपर नीचे है, मतलब मेल ज़्यादा हैं फीमेल्स कम हैं। इन दैट सेंस इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में सेंसस होता है, ये हमें पता है। जनगणना which counts the whole population of the country, it also gathers, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन ये गैदर करता है, तो किस एज के हैं लोग हैं, कौन स्कूलिंग कर रहा है, कितनी स्कूलिंग की है या क्या एजुकेशन अभी परस्यू कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कितना, एम्प्लॉयड है नहीं है, अनएम्प्लॉयड है या कोई बिजनेस चल रहा है, वो सारी चीज़ें लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन में। फिर ये सारी ये इन्फॉर्मेशन यूज द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एंड द रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन। फिर रेशियो कंपेयर होता है फॉर द मेन एंड वुमेन कि कितने मेन एम्प्लॉयड हैं, कितने वुमेन एम्प्लॉयड हैं, या लिटरेसी रेट क्या है दोनों का। According to 1961 census, about 40% of all boys and men were literate, compared to just 15% of all girls and women. जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी का जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस वो है कि अगर आप 7 साल से ज़्यादा हैं, 7 years and above, and able to and could at least write their names and read, तो आप लिटरेट माने जाओगे। अगर आप 6 या 5 साल में भी अगर आप हो ना कि आप लिख सकते हो तो आपको लिटरेट नहीं बोला जाएगा उस टाइम पे। 7 साल के बाद या 7 साल पे ही आपको बोला जाएगा, इसलिए 40% था कंपेयर टू मैन वुमेन, तो उसका तो सिर्फ 15% था। डिफरेंस देख रहे हो, 40% और 15% में। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस 2011 का जो सेंसस आया है उसमें बताया गया 82% फॉर बॉयज़ एंड मैन एंड 65%, स्टिल 15% से 65 पे आए, इट्स अ गुड। बट हमें इसे और करना है क्योंकि 82 मेन का है और 65 फीमेल का है। यहाँ तो अभी भी बहुत ज़्यादा वो हो रही है कि फीमेल ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही एजुकेशन के उसमें। This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. But as you can see, the percentage of male is higher still. Okay? जो स्कूल लिविंग लड़कियां जो स्कूल छोड़ देती हैं ना बीच में, लड़कियां या लड़के किसी पर्पस से, मे बी इट फाइनेंशियली या फैमिली प्रेशर या मैरिज, वट एवर इट इज़, उस प्रेशर से अगर वो स्कूल छोड़ रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो है SC एंड द ST पॉपुलेशन गर्ल्स। इसमें ये लड़कियां जो हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की जो गर्ल्स या बॉयज़ हैं वो सबसे ज़्यादा है नंबर में जो स्कूल छोड़ते हैं। इनके कंपेरेटिव में तो इवन मुस्लिम का जो है, यहाँ लिखा Muslim girls are likely than SC and ST to complete primary school, while a Muslim girl likely to stay in school for around 3 years. Girls from other communities spend around 4 years in the school.
मुस्लिम गर्ल 3 साल रहती हैं, बाकी लड़कियां 4 साल तक रहती है। वो बता रही है कि मुस्लिम लड़कियां तो और कम रह रही हैं एजुकेशन के पर्पस में। सेवरल रीजन वाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित, आदिवासी, मुस्लिम कम्युनिटी लीव स्कूल। क्यों छोड़ रहे हैं? तो इन मैनी पार्ट्स द कंट्री, स्पेशली इन रूरल पुअर एरियाज, देयर मे बी नॉट इवन कोई प्रॉपर स्कूल नहीं है शायद, इसलिए छोड़ रही है। या जो कनेक्टिविटी है घर से लेके स्कूल तक, अच्छे स्कूल तक, वो नहीं हो रही है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। पेरेंट्स में नॉट बी विलिंग, या पेरेंट्स खुद इतने एजुकेटेड नहीं है यार, वो उन्हें समझ आ रहा है कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो जाके वो अपने बच्चे को बोलेंगे ना तू स्कूल मत छोड़, तू पढ़ाई कर पहले, फिर अपन बाकी चीज़ें देख लेंगे। पेरेंट्स की विलिंग नहीं आ रही उस टाइम पे, तो हो रहा है। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर, फाइनेंशियली नहीं है। बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन, और अगर लड़का है उस घर में तो लड़कियों की एजुकेशन बंद करवा देते कि तेरा में से पैसा बचेगा, तुम लड़के के पढ़ाई में पैसा लगा सकते हैं। Many children also leave school because they are discriminated against by their teacher and classmates. यहाँ से भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है कि टीचर्स डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं या क्लासमेट्स डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तू नीचे जात का है, तू SC/ST है, या तू ऐसे करके आदिवासी है, दलित है, ये सब चीज़ें बोल के डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या टीज कर रहे हैं। तो बच्चों को लगता है कि हमें नहीं जाना यार, जब हमारे साथ ऐसा बिहेव होगा तो हम क्यों उन लोगों के बीच में बैठेंगे। ठीक, इसलिए कि पहले के टाइम पे जितना ज़्यादा होता था अनटचेबिलिटी का वो, तो BR अम्बेडकर ने कितनी सारी चीज़ें की थी कि उन लोग का लेवल बढ़े, तब जाके जो है सेम स्कूलिंग हुई, मतलब सेम जगह पे बैठ के वो लोग स्कूलिंग ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, ओके वही पॉइंट है। मैनी फैमिलीज, ओके वही पॉइंट वापस आ गए इधर पे। अब आ गए वुमेन्स मूवमेंट। अब वुमेन्स मूवमेंट भी करेंगी, मतलब प्रोटेस्ट भी करेंगी यार, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ, कुछ तो अपने लिए आवाज़ निकालेंगी, कुछ तो अपना स्टैंड लेंगे वो लोग। Women and girls now have the right to study and go to schools. There are other spheres like legal reform, violence, health, where the situation of women and girls has improved. रिफॉर्म मतलब काफ़ी सारे रिफॉर्म हुए। वायलेंस, काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हम देखते हैं विमेन के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा होता है। कितनी सारी विमेन इस चीज़ को लेके चुप हो जाती हैं जिनके घर पे उनके साथ हो रहा होता है। Women individually and collectively have struggled to bring about the changes. Many men support the women. काफ़ी सारे men लोग मतलब जो है हायर पर्सनालिटी, उनने हेल्प की है वुमेन मूवमेंट में या उनको इक्वालिटी लाने में। The diversity, passion, effort of these helped them out. Okay? एक दो एक्ट देख लेते हैं जो कि गवर्नमेंट ने निकाले थे। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, गवर्नमेंट ने ये एक्ट निकाला था क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे जब पहले के टाइम में डाउरीज बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम थी कि लड़की की शादी हो रही है तो उसको उसके लड़के वाले उसके फैमिली से 10 लाख 20 लाख ऐसे रुपए मांग रहे हैं या सोना मांग रहे हैं, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी उस टाइम पे। तो इस वजह से लोग क्या कर रहे थे कि हमें यार अगर बेटी हुई घर में तो आगे चल के हमें से डाउरी देनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा उसकी शादी के टाइम, कितना खर्चा होगा, तब हम क्या करेंगे। तो लोगों ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया, जो लड़कियां हो रही है उनको मारना स्टार्ट कर दिया, बचपन में ही उन्हें मार देते थे जिससे आगे चल के हमें डाउरी ना देना पड़े। मेल को सन मेटा प्रेफरेंस की सोसाइटी बन गई थी हमारी, बन गई। इवन आज भी हम काफ़ी टाइम देखते हैं कि हमारी सन मेटा प्रेफरेंस सोसाइटी है। सन मेटा प्रेफरेंस के हमें एक फैमिली को क्या चाहिए, घर में बेटा हो बेटी ना हो, बच्चा हो रहा है तो बेटा ही होना चाहिए। सन मेटा प्रेफरेंस वाली सोसाइटी बन गई थी, क्यों, क्योंकि डाउरी के चक्कर में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लिया है, जिससे अगर
आगे चल के किसी ने डाउरी मांगी तो ये एक तरीके से गैर कानूनी माना जाएगा, उसके अगेंस्ट लीगल केस आ जाएगा, उस पर पेनल्टी लग जाएगी, जेल हो जाएगी या एक एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ओके, इवन एक और एक्ट देख लेते हैं हम, PCPNDT एक्ट। PCPNDT एक्ट क्या है? इट इज प्री कंसेप्चुअल एंड प्री नेटाल डिग्नोस्टिक टेस्ट। मैं लिख देती हूँ उसका पूरा नाम। प्रीनेटाल एंड प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ये एक्ट क्या है? 1994 का है। ये एक्ट क्या था? गवर्नमेंट ने इसलिए लाया था क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता था पहले के टाइम में कि लोग बाग प्रेगनेंसी के टाइम पे जेंडर चेक करवा लेते थे कि ये बच्चा लड़का है कि लड़की है, वो ये चीज़ें दिखवा लेते थे पैसे दे के। इट्स अ वेरी इजी टास्क टू फाइंड द जेंडर ऑफ अ बेबी। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था। उस चक्कर में क्या हो रहा था, जो बच्चे गर्ल चाइल्ड है उनकी बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी, पेट में अबॉर्शन कर दे रहे हैं उनका, या पैदा होते ही उनको मार दिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उस चक्कर में। तो गवर्नमेंट ये एक्ट लेके आई थी, PCPNDT एक्ट, जिसमें बैन कर दिया था कि आप अपने बच्चे का जेंडर नहीं चेक कर सकते। इवन जब तक ये एक्ट आया था उसके काफ़ी साल तक हॉस्पिटल्स में ही प्रैक्टिस चालू थी अभी भी, कि जो सेक्स देखने वाला जो है वो टेक्निक अभी भी चालू थी। उस चक्कर वो क्या कहते हैं, बस पैसा दो, करप्शन तो बहुत है हमारे इंडिया में। उस चक्कर में क्या होता है, वो पैसा दे रहे थे उन लोग को, डॉक्टर्स को, वो ले रहे थे और वो टेस्ट कर रहे थे। बट जब इसके उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना स्टार्ट किए तो धीरे धीरे ये सारी प्रैक्टिसेस भी बंद हो गई। ये बंद हुई तो जो गर्ल चाइल्ड की डेथ है वो भी कम हो गई। तो ये दो एक्ट आए थे, गवर्नमेंट लाई थी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एंड PCPNDT एक्ट। ऐसे काफ़ी सारे एक्ट आए थे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ही कॉमन। ये तो हम आए दिन सुनते हैं इसके बारे में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये कुछ एक्ट थे जो गवर्नमेंट लाई थी, कुछ स्कीम्स थी। अब बात कर लेते हैं कैंपेनिंग। कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट। जो कैंपेनिंग होती थी वुमेन्स मूवमेंट का जो था वो एक मोस्ट प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पार्ट था एक तरीके से। Campaigning have also led to new laws being passed. A law was made in 2006, gave women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal action लिया जाएगा, legal protection दिया गया। जो भी फीमेल या वुमेन जो है डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रही है या वो फेस कर रही है अपने घर में। Similarly, efforts made by the women movement led the Supreme Court to formulate guidelines 1997 में to protect 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन निकाली थी टू प्रोटेक्ट द वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कहीं पे भी वर्क प्लेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, वुमेन फेस करे सेक्सुअल हरासमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी थी या उनको लीगल प्रोटेक्शन दे दिया था कि इसके अगेंस्ट वो खड़ी हो सकती हैं अपने लिए, अपने उन जो जिनने किया है उनके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकें। In 1980, for example, women's group across the country spoke against dowry death. Dowry death बहुत ज़्यादा prominent था। एक तो था पहले कि बचपन में ही मार दे रहे हैं, ठीक है। एक हो रहा था कि शादी हो जाती है उनसे, पहले लड़के वालों ने मांग लिया कि इतना दहेज आपको देना है, दे दिया लड़के वालों ने, चलो देवर कैपेबल तो ने दे दिया।
फिर बोला कि यार अब इतने से मन नहीं, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, ऐसे करके बहुत बार मांगे। फिर जब नहीं मिलता ना तो वो टॉर्चर स्टार्ट कर देते, जो उनकी बेटी होती है या उनकी वाइफ पे वो चीज़ टॉर्चर स्टार्ट कर देते। उस चक्कर में उनकी डेथ होने लगती है, उन लोग को मार डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पैसा नहीं दे पा रही, हमें दहेज नहीं दे पा रही, इसलिए मार देते थे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, तो उस चक्कर में वो सारे डाउरी एक्ट आया था। केस ऑफ यंग ब्राइड बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड फॉर ग्रीडी फॉर मोर डाउरी। वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। इसलिए वुमेन्स खड़ी हुई थी कि इनको जस्टिस दिलाओ, इन केसेस को जस्टिस दिलाओ, क्यों इनको साइडलाइन करा जा रहा है। They did so by coming on to the streets पे आए, approaching the court, sharing information, eventually public issues बना दिया, न्यूज़पेपर पे लाए या मीडिया पे लाए। इन सब चीज़ों पे इनने इश्यूज लाना स्टार्ट किया, जिससे पूरी जो हमारी लार्ज पॉपुलेशन थी उसको पता चला इस प्रॉब्लम के बारे में, जिससे सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सके। ओके एनसीईआरटी में एक फोटो है जिसमें एक लेडी है जो कि स्टेयर्स पे बैठी हुई है, एक कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के स्टेयर्स पे जो है ना वो लेडी बैठी हुई है। उनका नाम है सत्य रानी। एक्टिव मेंबर थी वुमेन्स मूवमेंट, जो वुमेन्स मूवमेंट हमने देखा, कैंपेनिंग देखी, उसमें एक एक्टिव मेंबर थी सत्य रानी। सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सरेंडर्ड बाय लीगल फाइल्स गैदर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ लॉन्ग लीगल बैटल टू सीक जस्टिस फॉर हर डॉटर हु वाज मर्डर्ड फॉर डाउरी। ये क्यों बैठी थी? क्योंकि उनका था काफ़ी लंबे समय से केस तो चल रहा है, फाइलें तो पड़ी हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा, जस्टिस नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी को डाउरी के लिए मार दिया था उसके इन-लॉज ने। तो उसको जस्टिस दिलाने के लिए सत्य रानी उस सीढ़ियों पे बैठी थी कि अब तो मेरी बेटी को जस्टिस दिला दो, मेरी बेटी को जस्टिस मिलना चाहिए। मूवमेंट चलाया था उन्होंने, उसकी एक्टिव मेंबर थी। फिर बाद में कुछ टाइम बाद जाके वो सारा जस्टिस उन्हें मिला था एक। ओके तो ये चैप्टर जो है दोनों यहीं एंड होते हैं। हमारी जो इंडिया है यहाँ पे मेनली क्या चलता है? पेट्रियार्की सोसाइटी चलती है। हमेशा क्या होता है पेट्रियार्की सोसाइटी की चलती है जहाँ पे मेल का नाम आगे चलता है, सरनेम चलता है, या वही फैमिली डोमिनेट करता है। उनकी जो प्रॉपर्टी है वही बच्चों को मतलब बेटों को जाएगी, बेटियों को नहीं जाएगी। क्या हमारी इंडिया में ऐसी कोई स्टेट है जहाँ पे मैट्रियार्की सोसाइटी चल रही हो, जहाँ पे माँ का नाम आगे बढ़ रहा हो, या जो प्रॉपर्टी है वो बेटों को ना बंटते हुए बेटियों को बट रही है, बहनों को बट रही है? ऐसी कोई जगह है? तो हमारे इंडिया में सिर्फ एकमात्र जगह है, वो है मेघालय। जहाँ पे मैट्रियार्की सोसाइटी चलती है। हमारे पूरे इंडिया में पैट्रियार्की सोसाइटी चलती है जहाँ पे मेल डोमिनेट करता है, प्रॉपर्टी जो है लड़कों को जाती है, बेटों को जाती है, ना कि बेटियों को। लेकिन मेघालय एकमात्र स्टेट ऐसा है जहाँ पे मैट्रियार्की सोसाइटी चल रही है कि माँ का नाम आगे बढ़ रहा है, माँ का सरनेम आगे बढ़ता है, ठीक है। इवन जो प्रॉपर्टी है माँ की वो बटती है बेटियों में, ना कि बेटों में। ओके तो ये भी चीज़ हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैट्रियार्की नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है विमेंस का। हमने अभी पूरा डिस्कस कर लिया, क्या एक्ट थे, आर्टिकल्स देख लिए, कौन से आर्टिकल देख लिए, एक और बार हम देख लेते हैं। हमने 3 आर्टिकल्स देखे हैं, आर्टिकल 243, आर्टिकल 39D, आर्टिकल 23। ये मैंने कुछ आर्टिकल्स बताए हैं, और भी होंगे इससे। जो बेसिक्स थे मैंने वो उसमें लिंक करके आपको बता दिए। ओके तो हमने कुछ एक्ट देखे, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, PCPNDT एक्ट, SDG गोल देख लिया, SDG 4 और 5। ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस, हर चीज़ अब इसमें कर ली है। ओके आई होप सो आई वॉज क्लियर विथ माई एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।